नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वेनगन 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज मोहलत ट्रेडिंग कैसी रही बाजार में उसके ऊपर नज़र डालेंगे। इकरा के रिजल्ट आए, क्रिसल के रिजल्ट पर नज़र डालेंगे। डिक्सन टेक्नोलॉजी के नतीजे क्या बता रहे हैं उसके ऊपर विस्तार से नज़र डालेंगे। और जो तुम्हारा फेड फिना का रिजल्ट आया है वो कैसा रहा है, क्या उसके नतीजे बता रहे हैं, और तेजस नेटवर्क के जो नतीजे हैं वो क्या बता रहे हैं, इस विषय पर भी प्रकाश डालेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। दूसरी, आज पाकिस्तान ने भारत को धमकी दी है कि अब आप दो तरफ से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इसके ऊपर भी विस्तार से समझेंगे कि क्या हो गया है। और जो रूस का और यूक्रेन का युद्ध है उसमें ट्रंप की एंट्री हो गई। ट्रंप ने क्लियर कट जेलेंस्की को बोल दिया है कि भाई अपनी सरेंडर कर दो, जितना भी है उसे दे दावे ख़त्म करो। क्यों गए थे वो? क्लोज डोर मीटिंग थी, क्या हुआ उसकी, और बाज़ार में आज क्या रहा। आज जो मुहूर्त ट्रेडिंग है, कुछ मुहूर्त में बाजार गिर के बंद हुआ या पिछली दिवाली से क्या रहा, विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की फ़ोन पर बात होती है और उसके बाद जेलेंस्की से मिला जाता है और जेलेंस्की को क्लियर कट शब्दों में बोल दिया जाता है कि भाई आप सरेंडर कर दो, आपका जितना हिस्सा रूस ने कब्जा लिया है वो छोड़ो और ख़त्म करो। और तो और यहाँ तक भी बोल दिया है ट्रंप ने कि अगर पुतिन चाह ले, मतलब अगर रूस चाह ले, तो तुम्हें 2 सेकंड में, 2 मिनट में, 5 मिनट में डिस्ट्रॉय कर सकता है। विस्तार से समझेंगे चर्चा क्या है। देखो क्या है कि कल अभी रात को जो हमारी रात गई है, इस रात में उनकी क्लोज डोर मीटिंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप की और जेलेंस्की की। जेलेंस्की क्या चाहता था? जेलेंस्की अपनी जो टेबल पे लेकर गया, एक तो मैप लेकर गया, पुराना मैप था कि मैं हमें इतना इतना कब्जा चुका है, तो उस मैप को डोनाल्ड ट्रंप ने देखा तक नहीं और उठा के फेंक दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं मैप देख देख कर थक गया हूँ। देखो क्या है कि जब आपका मूड ख़राब हो ना, आपके घर से मूड ख़राब हो, तो आपको ज़्यादातर सलाह देना बहुत ख़तरनाक है। डोनाल्ड ट्रंप, मतलब अमेरिका में 70 लाख लोग सड़कों पे हैं। अमेरिका में खुद डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि खराब हो रही है कि मैं उन्हें कैसे करूं। दूसरी बार जेलेंस्की पहुंच गया कि मेरे को आप मदद दे दो, आपका एयर डिफेंस सिस्टम दे दो, जिससे जो रूस हम पे हमला करता है तो हम उसे कंट्रोल कर पाएँ। तो उसने गुस्से में आकर ट्रंप ने उसका जो मैप लेके गया था, जिस मैप से वो समझा रहा था डोनाल्ड ट्रंप को कि मैं ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो उठा के फेंक दिया। और उठा कर फेंक दिया, बोले मैं थक गया हूँ ये मैप देख देख के, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। और हालांकि जेलेंस्की ने ये बोला है कि हमारी पॉजिटिव बात हुई है, लेकिन जो अंडर खबर है वो ये है कि उसको डांट भरे लफ्ज़ों में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा से कहा गया है कि भाई मैं आपकी अब किसी भी तरह से कोई भी मदद नहीं कर पाऊँगा, अब आपको अपना देखना पड़ेगा, अब आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अब दो इसमें वैक्यूम बन रहे हैं। पहला वैक्यूम ये बन रहा है, अगर अमेरिका पीछे खींच लेता अपने हाथ, तो क्या जो यूरोपियन यूनियन है वो अब रूस का सपोर्ट, यूक्रेन का सपोर्ट करेंगी, और अगर करेंगी तो वो किस हद तक करेंगी, क्योंकि बिना अमेरिका के यूक्रेन रूस से लड़ लेगा ये तो असंभव है। और अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप, अब अलास्का में बात हुई थी, फिर जल्द ही पुतिन से बात हो सकती है ट्रंप की। तो पहली बात तो ये है कि अगर अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिया तो यूक्रेन लड़ नहीं पाएगा ज़्यादा दिन तक, और जो यूरोपियन यूनियन है या जो नाटो देश हैं वो उसको इतनी मदद दे नहीं पाएंगे, क्योंकि पैसे के मामले में जितनी पावर अमेरिका के पास में है इतनी इन सारे देशों के पास में भी नहीं है, क्योंकि आधे में अजगर और आधे में सारा घर, ये सिचुएशन है सही सार। तो अब दो रास्ते बचते हैं। एक तो कि हालांकि जेलेंस्की ने बोल दिया है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, सरेंडर नहीं करूंगा, तो उसका मतलब है कि उसके ऊपर हमले और तेज कर देगा रूस। रूस की तरफ से बोलते हुए ट्रंप ने ये कहा है कि भाई अगर रूस चाह लेना तो 5 मिनट में पूरे देश को डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब ये मान कर नष्ट कर देगा, इतनी पावर रखता है रूस। मतलब सीधा है कि ट्रंप अब सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। तो या तो युद्ध शांत होगा या इसमें यूरोपियन यूनियन सपोर्ट करेंगे, नाटो देश सपोर्ट करेंगे, नहीं तो नाश हो जाएगा। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने भारत को धमकी दी है, धमकी दे दी है, बोले दो तरफ से युद्ध के लिए आप तैयार हो जाओ। काहे के लिए, क्या हो गया मामला, समझा रहा हूँ। बात क्या है कि एक तो तुम्हारा कटोरा शरीफ और एक है तुम्हारा कटोरा मुनीर, इन दोनों ने क्या है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जो अफ़गानिस्तान से हमले हो रहे हैं ना, उन हमलों के पीछे भारतीय जो खुफिया एजेंसी हैं उनका हाथ है, और हमें इस बात की मतलब श्योरिटी है, 100% है कि भारत ही हमले करा रहा है। भाई तुमने एयर स्ट्राइक क्यों करी? एयर स्ट्राइक क्योंकि अगर तुम्हें इतनी पुष्टि है तो तुम भारत पे एयर स्ट्राइक कर दो, तुम कर दो शुरुआत। अगर भारत ने 2.0 दूसरा ऑपरेशन सिंदूर चलाया ना, तो अब की बार पोता लेने के लिए इंडियन नेवी आएगी, क्योंकि इंडियन नेवी की हमेशा से शिकायत रही है कि यार हम तो रह ही जाते, हम तो हाथ ही नहीं साफ कर आते। तो इस बार आप कराची संभाल लेना अपना,
इस बार ना इंडियन नेवी तैयार खड़ी है। भारत की तरफ से जो बिल्कुल सधा हुआ जवाब दिया गया है, भारत की तरफ से कहा है कि 3 बातें हमारी स्पष्ट हैं। पहली तो पाकिस्तान जो है वो जो तुम्हारा तालिबानी है या मतलब जो वहाँ के आतंकवादी हैं उनको पढ़ा देता है, उनको पालता है। दूसरा, अपने आंतरिक जो कलेश है उसको अपने पड़ोसियों पर थोपता है। ये उसकी पहली आदत है कि भाई घर में कोई कलेश हुआ, अगर उसके आतंकवादी उसी के देश में हमला कर रहे हैं या अशांति फैला रहे हैं तो वो बोलेगा कि ये अशांति तो इसके कारण फैला रहे हैं कि हमारे पड़ोसियों के कारण। तीसरा कि हम जो अफ़गानिस्तान है उसकी तरफ से जो कार्रवाई की गई है उससे संतुष्ट हैं और उसने अपने आत्मरक्षा में, अपनी अखंडता में ये कदम उठाया और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मतलब सीधा है, अगर पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि ये काम भारत की रो ने कराया है, आईबी ने कराया है, इंटेलिजेंट ब्यूरो ने, तो वो भारत पे हमला कर दे। और हमला कर देगा तो इस बार इतनी बारूद भर देंगे उसमें कि वो खुद समेट समेट को उन बारूद को बेच देगा तो उसका आधा कर्जा उतर जाएगा। इस बार कटोरा शरीफ ने फिर से IMF की उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि इस बार हमारी फिर से किस्त जारी होने जा रही है। मतलब खुद तो गरीबी में चल रहा है, हालत देख नहीं रहा। अगर वो पिटता रहता तो क्या ज़रूरत थी उसे। उसने कर दी अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक, जिसके कारण से अफगानिस्तान ने उनके ऊपर जो जवाबी कार्रवाई की, उनके जो सैनिक हैं ना उनकी पतलून तक उतार ली। मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि पाकिस्तान को बोला गया होगा अमेरिका के द्वारा, क्योंकि एक काम करो तुम एयर स्ट्राइक करके इसकी ये देखो कि इनकी तरफ से प्रतिक्रिया क्या आती है। क्योंकि अभी जो वहाँ पे जो इन्होंने एयरबेस, मगराम एयरबेस लेने के लिए अमेरिका ने बोला है ना, हो सकता है जवाबी कार्रवाई के लिए कभी पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाए। तो बोला हो कि एक बार टच करके देखो, जैसे भारत ने नहीं ब्रह्मोस टच कर दी थी और बोल दिया था कि मिसफायर होगी, पाकिस्तान में जा गिरी, और उनका जो रडार सिस्टम है वो पकड़ ही नहीं पाया। ब्रह्मोस का अचूक है हमारे पास, ब्रह्मोस का उनके पास कोई तोड़ नहीं है, वो ना मतलब कुछ नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से देखा जाए पाकिस्तान भारत के ऊपर जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, तो भारत के ऊपर आपको मालूम है हमला कब करने वाला था। इनके यहाँ पे जो नमाज होती है ना सुबह 5 बजे, ये कह रहे थे कि हम फजर की नमाज के बाद भारत के ऊपर हमला करना चाह रहे थे, लेकिन भारत ने फजर की नमाज से पहले ही ब्रह्मोस मार दी। मतलब सीधी है कि अब हमारे यहाँ थोड़ी एक रोटी दो बोटी खाकर पड़े रहते हैं, हमारे यहाँ तो आचार्य चाणक्य हुए भैया। तो आचार्य चाणक्य तो दिमाग रखते हैं कि तुम हमसे मारो, इससे पहले हमने ही मार दी। और इनका जो रडार सिस्टम है वो उसे कैच तक नहीं कर पाया और ब्रह्मोस जाके लग गई। आखिर में उसे, उसकी पुरानी आदत है कि अगर इन्हें कोई मार देता ना तो दूसरे के पास जाता है। अभी इसको मारा तो पता किसके पास गया, अभी ये गया कतर के पास, और कतर को बोल रहा है कि पूरी देश में मेरी फजीयत हो रही है, अफ़गानिस्तान से बोलो कि ऐसा ना मारा मारी करे, हमारी जो पूरी कौम की फजीयत हो रही है। और तो और इनका भी रिसेंट में जो एक वो हुआ था ना, दोनों का टाई अप हुआ था, सऊदी अरब का और पाकिस्तान का फ़ोन तक नहीं उठाया सऊदी अरब के राजा ने। बोले इसका तो साले का आए दिन काम है, तो आज यहाँ लड़ेगा कल वहाँ लड़ेगा। और उसने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि यार हमारा फ़ोन नहीं उठाया है अफगानी वहाँ के जो सऊदी अरब के किंग हैं, अब हम बात करेंगे इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारी कतर के उनसे बात हुई है कि हमारी बहुत फजीयत हो रही है और हमारे ऊपर जिस तरह से अफगानिस्तान हमले कर रहा है, हमें ऐसी 100% उम्मीद है कि इसे भारत करा रहा है। तो हम भारत को ये चेतावनी देते हैं कि आप दो तरफों से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब भारत दो तरफों से युद्ध लड़ेगा। पगलो, तुम दो तरफों की बात कर रहे हो, इतना तुम्हारा सारे देश का असला नहीं है जितना भारत के अंदर केवल ब्रह्मोस बन रही है। अभी फिर एक लखनऊ में का वो डल रही है जिसका उद्घाटन हुआ है रक्षा मंत्री और योगी जी के कारण, अभी करा है उन दोनों ने। अब ये पगला गए हैं। पगला क्यों गए हैं? इनका सऊदी अरब फ़ोन नहीं उठा रहा, कतर इनकी सुन नहीं रहा। इनकी पुरानी आदत है, जब भी ये पिटते हैं तो किसी ना किसी को लेके आते हैं, बोले देख भाई वो मेरा मार रहा है। भारत ने मारा तो अमेरिका से जाके हाथ जोड़े, अरे भैया मार रहा। और अब मार रहे तो अब इनमें अफगानिस्तान के मार रहा तो वहाँ जोड़ रहे। इनकी पुरानी आदत है। इनके जैसे मतलब मैं एक अपने स्कूल टाइम की याद कर रहा हूँ, जब मैं कभी पढ़ता था तो उस समय में अगर मैं किसी को मारता था ना, तो वो जो कुछ नहीं कर पाता था वो गाली देता था, बोलो माँ की गाली दे, माँ की गाली दे। तो सेम कंडीशन अभी पाकिस्तान की चल रही है। पाकिस्तान कुछ कर तो पा नहीं रहा है, कतर से बात कर लो और इससे बात कर लो, उससे बात कर लो, कहीं कुछ नहीं। लेकिन गलती से भी अगर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर स्ट्राइक कर दी ना, तो पाकिस्तान की हालत वो कर देगा, इस बार भारत वो कर देगा कि अगली बार खड़ा होने लायक नहीं रहेगा। क्योंकि अब हमारे पास में दुनिया का तीसरी बार वो हो गया है जिससे हम किसी भी ट्रेन से कहीं से भी जाकर लॉन्च कर सकते हैं, हमें लॉन्च पैड की ज़रूरत नहीं है।
ये दुनिया में तीसरे नंबर पे है, भारत है, उसके बाद में चीन और रूस, और उसके बाद भारत आ गया है। तो यूएसए, चीन और रूस, तो मतलब पाकिस्तान की हालत ख़राब करने वाले हैं बहुत जल्दी। अगर बात कर लें आज बाज़ार के कैसे माहौल रहा, तो साथियों आज के दिन जो बाज़ार रहा, बाज़ार के अंदर मतलब खुला तो ऊपर था, 24,900 के आसपास में बाज़ार खुला, 25,900 पे, और थोड़ी सी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। क्योंकि आज जो ना भाई मुहूर्त ट्रेडिंग का, अल्टीमेटली मुहूर्त का मतलब क्या होता है कि जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करना चाह रहे हैं वो उसमें निवेश करते हैं, और जिन लोगों को कहीं प्रॉफिट आ रहा होता है तो वो प्रॉफिट बुक करते हैं। क्योंकि जिस दिन मुहूर्त रहे उस मुहूर्त में अगर आपके हाथ में 2 पैसे आ जा रहे हैं ना प्रॉफिट के रूप में, तो वो भी आपके लिए मुहूर्त ही है। अल्टीमेटली ये बाजार ऐसा है, यहाँ पे जब पैसा आपको गिलास भर भर के निकालना है, चम्मच भर भर के निकालना है, तो आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप सोचोगे भाई मैं तो बड़ा ड्राम भर के निकालूंगा, तो ड्राम भर के निकालने वाले इस मार्केट में कामयाब है नहीं। अगर पिछली बार से इस पिछली दिवाली से इस दिवाली की बात करोगे तो निफ्टी में भी लगभग 6% के आसपास की तेज़ी रही है। ज़्यादा जो चढ़ने वाले स्टॉक हैं वो बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस जैसे जो स्टॉक हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिला है। क्लोज टू क्लोज अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी हरियाली देखने के लिए मिली। अगर निफ्टी की बात करोगे तो निफ्टी तुम्हारा 26 पॉइंट ऊपर चढ़ के बंद हुआ क्लोज टू क्लोज। सेंसेक्स में भी तुम्हारा 63 पॉइंट की तेज़ी देखने के लिए मिली। थोड़ा सा बैंक निफ्टी क्योंकि काफ़ी पहले से चढ़ा हुआ था, इसलिए जो बैंक निफ्टी से रिलेटेड स्टॉक है उनके अंदर ना गिरावट देखने के लिए मिली। इस तरह लगभग 26 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर गया। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऑल ओवर अगर पूरे इंडेक्सेस की बात करेंगे तो सभी चढ़े हैं। अगर बैंक निफ्टी की छोड़ दें अपन, मिड कैप की बात कर लेना, निफ्टी मिड कैप की, तो 65 पॉइंट तुम्हारा निफ्टी मिड कैप चढ़ गया। अगर बात करो निफ्टी ऑटो की तो निफ्टी ऑटो भी 44 पॉइंट चढ़ गया। सोना अगर बात करोगे तो 1,30,000 के आसपास अभी सोने पर कारोबार हो रहा है, और 1,58,000 रुपये पे चांदी पहुंच रही है। अगर बात करोगे कि एफआईआई की कल की सेंडेशन क्या रही, तो एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर सब मिला करके लगभग 4650 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, और पिछले 56 दिनों से लगातार जो डीआईआई है वो लगातार माल खरीदे जा रहे हैं। ये भी एक पॉजिटिव ही सेंटिमेंट है। अल्टीमेटली अगर तुम बात करोगे निफ्टी फार्मा की, तो निफ्टी फार्मा भी 76 पॉइंट के आसपास चढ़ गया। निफ्टी ऑटो में भी मिला जुला कारोबार देखने के लिए मिला और अच्छा खासा बढ़त के साथ में बंद हुआ। निफ्टी आईटी में 10 पॉइंटों की तेजी देखने के लिए मिली, और निफ्टी एफएमसीजी मतलब फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स जो हैं उनके अंदर भी 12 पॉइंटों की तेजी ही देखने के लिए मिली। निफ्टी मेटल तुम्हारा 41 पॉइंट चढ़ गया। और जो कुल मिला के अगर पूरे बाजार के कंक्लूजन पर पहुंचोगे कि मुहूर्त ट्रेडिंग में बाजार कैसा रहा, तो बाजार में अच्छा रहा, और बाजार हमेशा की तरह बाजार ऊपर खुला और स्लिप हो गया नीचे, क्योंकि कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, कुछ लोग नए स्टॉक उठाते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कंपनी अच्छी है, आपको बिजनेस मॉडल अच्छा लग रहा है, तो आपके लिए हमेशा ही सभी दिन मुहूर्त वाले होते हैं। लेकिन ये स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग है, तो आपको उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिन कंपनियों को आपको आने वाले भविष्य में 1-2 साल 3 साल के लिए रखना है। मैं तो ऐसा मानता हूँ। तेजस नेटवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। तेजस नेटवर्क के रिजल्ट कैसे रहे, और तेजस नेटवर्क जो कि ऊपर से लगभग 65% गिर गया है, गिरेगा ही जब आप नतीजे देखोगे। तो साथियों अगर बात करोगे तेजस नेटवर्क की, तो तेजस नेटवर्क की जो आय सितंबर 2024 में 2811 करोड़ हुआ करती थी, वो आय उनकी आई है 262 करोड़, मतलब नेट आय में 91% की डी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। अगर बात करोगे इनका जो एबिटा था 535 करोड़ था, और 535 से इनका एबिटा आ गया है माइनस में 294 करोड़, माइनस में हो गया घट के। अगर नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो तेजस नेटवर्क का जो नेट प्रॉफिट था वो 275 करोड़ रुपए के आसपास हुआ करता था सितंबर 2024 में। अब माइनस में आ गया, मतलब नेगेटिव में है, माइनस है ही, प्रॉफिट तो है ही नहीं, प्रॉफिट नहीं, और उल्टा घाटा हो गया 307 करोड़ रुपए का, मतलब 212% की नेगेटिव डी ग्रोथ देखने के लिए मिली है तेजस नेटवर्क में। अगर ईपीएस की बात करोगे, अर्निंग प्रति शेयर ईपीएस, तो इसका जो 16 रुपये 70 पैसे के आसपास में ईपीएस हुआ करता था सितंबर 2024 में, और अब आ गया है निगेटिव में 17 रुपये, मतलब घर से देने और उल्टा 17 रुपये नेगेटिव में आ गया इसका ईपीएस। 208% की नेगेटिव डी ग्रोथ देखने के लिए मिली तेजस नेटवर्क में। इस शेयर की जो अगर बात करोगे ना, ऑल ओवर 10% से जो ज़्यादा है
गिर गया है 3 दिन के अंदर अंदर, 3 दिन की सेलिंग हुई तो 10% गिर गया। स्टॉक ऊपर से अगर टॉप से देखोगे तो 65% गिर चुका है। अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए, बिजनेस मालूम होना चाहिए। अगर आपने 65% गिरने का मतलब ये समझो कि अगर आपने इस कंपनी में 10 लाख रुपए लगाए होते तो आज उन 10 लाख की जो कीमत है ना वो रह गई होती मात्र 3.5 लाख रुपये। क्योंकि धंधा में एंड टू एंड तो धंधा है ना, बिजनेस ही समझ में नहीं आ रहा आपके, तो भाई इसलिए स्टॉक गिर रहा। अगर बात करोगे ना कि स्टॉक में ऐसा मूवमेंट दिखा क्यों, ऐसा माने दिखे क्यों ना भाई, जो मार्जिन इसके लगभग लगभग 15% हुआ करते थे, मार्जिन तो खत्म हो गया और उल्टा इसके नेगेटिव में एक लगभग 112 रुपये नेगेटिव आ गया मार्जिन, मार्जिन बचा ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि आप किसी भी स्टॉक में निवेश करो, सबसे पहले उसका धंधा तो देख लो कि भाई काम क्या करती है, कि उसकी टॉप लाइन में ग्रोथ आ रही है कि नहीं, टॉप लाइन मतलब आय, बॉटम लाइन में ग्रोथ आ रही है, बॉटम लाइन मतलब नेट प्रॉफिट, एबिटा क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, धंधा क्या। आप जो स्टॉक उठा रहे हो ना अल्टीमेटली स्टॉक नहीं है, वो बिजनेस है, उस बिजनेस का हिस्सा उठा रहे हो, पता नहीं है, बस स्टॉक ले लिया। आप किसी ने मान लो इसे लिया होगा 1500 के आसपास, इसका हाई है 1460 के आसपास का, आज 500 कुछ पे चल रहा है, 400 कुछ पे, तो भाई स्टॉक टूट गया ऊपर से 65%। लेकिन आदमी को पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देना, बस स्टॉक उठा लिया, करोड़पति बनना है, धंधे का पता नहीं क्या कर रहा, बिजनेस का पता नहीं, ईपीएस का पता नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का पता नहीं, बस केवल स्टॉक उठा लिया तो करोड़पति बनना है। भाई ऐसे करोड़पति नहीं बनते, अच्छे से पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल एनालिसिस करना पड़ता है, क्या किस धंधे में पैसा लगा रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, सरकार उस पर ध्यान दे रही है कि नहीं। फेड फिना के आ गए हैं नतीजे, और फेड फिना के नतीजों पे डाल लेते हैं नज़र। सितंबर 2024 में अगर क्वार्टर की बात करें, 513 करोड़ रुपए की आय हुआ करती थी, वो बढ़ के हो गई है 535 करोड़ की, मतलब 4% के आसपास आय में ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। अगर इबिटा की बात करोगे तो इबिटा इसका 306 करोड़ का हुआ करता था, अब बढ़ के हो गया है 334 करोड़, मतलब इबिटा में 9% की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। अगर बात करोगे इसके नेट प्रॉफिट की, मतलब शुद्ध लाभ सब खर्चे वर्चे कटाने के बाद, तो उसका जो शुद्ध लाभ 64 करोड़ का हुआ करता था वो बढ़ के हो गया है 80 करोड़ के आसपास, मतलब 12% की शुद्ध लाभ में इनकी जो ग्रोथ है वो देखने के लिए मिली है। इनकी आय में 4% की ग्रोथ, एबिटा में 9% की ग्रोथ और नेट लाभ में 12% की ग्रोथ। अगर बात करोगे ईपीएस की, अर्निंग प्रति शेयर, एक शेयर पे कितने रुपए की अर्निंग कमा पा रही है कंपनी, तो इसका 1 रुपया 74 पैसे का अर्निंग प्रति शेयर हुआ करता था, जो अब बढ़ के हो गया है 2.14 पैसे, 2 रुपया 14 पैसे के आसपास में इसकी जो ग्रोथ देखने के लिए मिली है वो है 23 पैसे के आसपास। इस कंपनी के जो मार्जिन सितंबर 2024 में 18% के हुआ करते थे, वो बढ़ के हो गए हैं 22% के, मतलब मार्जिन में भी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। कंपनी की आय में ग्रोथ है, कंपनी के एबिटा में ग्रोथ है, कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ है, और कंपनी के जो मार्जिन है वो भी सुधर के आए हैं। कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो 150 के आसपास है, जो कंपनी का पी है वो लगभग 23 का चल रहा है, लेकिन पी पे नहीं देखा जाता। ये एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज, तो इसको प्राइस टू बुक वैल्यू पे देखना होता है, लगभग 2 के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यू। लेकिन इसमें वो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसका पैग रेशियो, प्राइस टू ग्रोथ रेशियो। इसका जो पैग रेशियो है वो -76 है, मतलब बहुत अच्छा है, जो 1 के नीचे रहे वो अच्छा माना जाता है। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो है वो 9.82 के आसपास में, और ROC इसका 9.38 के आसपास में, कुल मिलाकर अच्छा ही है इस कंपनी का। अगर बात करोगे FII ना, तो FII जहाँ और होल्डिंग बेच रहे हैं वहाँ इस कंपनी में FII अपनी पोजीशन बनाते जा रहे हैं। इस FII की 77% की होल्डिंग हुआ करती थी, 0.77, वो बढ़ के 1.17 हो गई। जहाँ नंबर ऑफ शेयर होल्डर इसके 1,68,000 हुआ करते थे वर्ष 2023 में, बढ़ के घट के 1,27,400 रह गए हैं। मतलब किसी भी कंपनी में नंबर ऑफ शेयर होल्डर घटना पॉजिटिव माना जाता है। अगर बात करें इस कंपनी ने अपने बताने के लिए क्या बताया गाइडलाइन में, कंपनी ने, मैनेजमेंट ने बताया कि हम 57 से ज़्यादा 57 न्यू स्टोर खोल रहे हैं, नई ब्रांचेस खोल रहे हैं। इसका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो आता है गोल्ड लोन वगैरह, जो छोटे मोटे एनबीएफसी वगैरह से लोन देते हैं ना उससे। अब ये 57 ब्रांचेस खोल रहे हैं, मतलब 57 ब्रांच जब खुलेंगी तो उनका सीधी सी बात है प्रॉफिट तो कंपनी में ही दिखेगा, इसीलिए आपको स्टॉक के अंदर मूवमेंट दिख रहा है। जो बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट हैं वो कंपनियों को पढ़ते हैं, बिजनेस मॉडल पढ़ते हैं, फ्यूचर का प्रेडिक्शन करते हैं, उसके बाद ही स्टॉक खरीदते हैं। जो नए नवेले होते हैं वो केवल स्टॉक खरीद लेते हैं। फेड फिना अच्छा रिजल्ट आया है, फ्यूचर में मल्टीबैगर बनने के चांसेस है, खरीदना अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही है। डिक्सन टेक्नोलॉजी का आए हैं नतीजे। डिक्सन टेक्नोलॉजी के नतीजे क्या बता रहे हैं,
विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। देखो, डिक्सन टेक्नोलॉजी के सितंबर 2024 में जो आय हुआ करती थी 11,534 करोड़ हुआ करती थी, जो बढ़ के अब हो गई है 14,855 करोड़। मतलब आय में इनकी लगभग 29% के आसपास की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। इबिटा जो डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो 436 करोड़ हुआ करता था, वो 561 करोड़ बढ़ गया है। मतलब इबिटा में भी लगभग 29% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है, ये मतलब क्वार्टर बेसिस पे। अर्निंग प्रति शेयर, जो डिक्सन टेक्नोलॉजी का ईपीएस अर्निंग प्रति शेयर लगभग 85 रुपये 15 पैसे पर हुआ करता था, वो 110 रुपये 72 पैसे पे पहुंच गया है। 70% की जो ग्रोथ है वो ईपीएस में देखने के लिए मिली है। अगर बात करोगे इसके मार्जिन, तो इसकी मार्जिन तो 4% के हैं, लेकिन ये कंपनी वो नहीं है जो मार्जिन पर प्ले करती है। बात समझो, ये कंपनी 8 गुना हो गई है। दिसंबर अगर बात करो तो वर्ष 2023 में डिक्सन टेक्नोलॉजी लगभग 2500 रुपये की थी, लेकिन आज ये 20,000 का हाई मार्क आई है। मतलब 8 गुना हो गई। अगर तुमने इसमें 10 लाख रुपए लगाए तो 10 लाख की वैल्यू हो गई 80 लाख। लेकिन हुई क्यों? क्योंकि ये मार्जिन पर प्ले नहीं करती, ये वॉल्यूम पर प्ले करती है। कंपनी दो तरह की होती है, एक वो कंपनी होती है जो मार्जिन पर प्ले करती है, जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो। एक वो कंपनी होती है जो वॉल्यूम पर प्ले करती है। इसको आप लेमन लैंग्वेज में ऐसा समझो, मैंने 10 किलो चीनी बेची, ठीक है, मेरा जो मार्जिन है वो 10% का है। 10 किलो चीनी बेची, 10% का मार्जिन है, तो मेरे को आएंगे हाथ में 100 रुपया। लेकिन तुम्हारा मार्जिन 5 रुपया है, लेकिन तुमने बेची कितनी? 100 किलो चीनी। आपको अगर 100 किलो चीनी बेची, 1 किलो चीनी में 5 रुपये बचे, तो आपके 500 रुपये बचे। समझ रहे हो? मेरे को 10 रुपये बेची, 10 रुपये का मार्जिन है, लेकिन बेची कितनी मैंने? 10 किलो, मेरे को 100 रुपये बचे, आपको 500 रुपये बचे। तो सिंपल सा फंडा है, ये कंपनी मार्जिन पे प्ले नहीं करती, ये कंपनी वॉल्यूम पे प्ले करती है। क्यों करती है? आपने घर में इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट देखे होंगे ना, जिसमें सैमसंग, रेडमी, तुम्हारा एलजी, पैनासोनिक या हेवल्स, ये जितने भी है ना, बोल्ट की या वन प्लस का मोबाइल, इन सभी मोबाइलों को यही कंपनी बनाती है। और इसकी ये एक तरह से इसकी मोनोपोली है इसमें। अगर स्टॉक का जो प्राइस है वो 16,000 के आसपास है, पी 75 का है। आरओसी आरओई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 40 के आसपास में। आरओसी क्या कहलाता है? आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। उस कैपिटल पर जो धंधे में पैसा लगा रखा है ना, उस पर कितने रुपए का जनरेट कर पा रहे हो, उसे बोलते हैं आरओसी। कुल मिलाकर ये आप जो स्टॉक खरीदो ना, मैं बोलता हूँ धंधे पे पैसा लगाओ, बिजनेस पे पैसा लगाओ। स्टॉक पे पैसा मत लगाओ कि स्टॉक ऊपर जा रहा तो खरीद लो, नीचे जा रहा तो बेच दो ना। धंधा, अगर धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो पैसा बनेगा, नो डाउट। अगर धंधे में दम नहीं है, अब ऐसे सोचोगे तो डिक्सन टेक्नोलॉजी लोग खरीदेंगे ही नहीं। बोलेंगे यार 4% का मार्जिन है, 100 रुपये का माल बेचती है, 4 रुपये जेब में रखते हैं। मेरे भाई, ये तो देखो कि ये मार्केट लीडर है। जितने रेडमी के मोबाइल चला रहे, वन प्लस के मोबाइल चला रहे, एलजी, सैमसंग, हेवल्स, सब यही कंपनी तो बना रही है। इसलिए धंधा में इम्पोर्टेंट है। अगर मैं क्रिसल की बात करूँ, क्रिसल के नतीजे आए हैं। क्रिसल काम क्या करती है, पहले बिजनेस समझो। ये जो कंपनी लिस्ट है ना शेयर मार्केट में, उन कंपनियों को रेटिंग देने का काम करती है क्रिसल। ठीक है, धंधा समझ लिया। जैसे किसी कंपनी की इतने पर डबल ए रेटिंग है, डबल बी रेटिंग है, बी रेटिंग है, सी रेटिंग है, उसका उधार कैसा है, पैसा समय पर दे पा रही है कि नहीं, ये समझो। क्रिसल के जो नतीजे आए हैं, जो इनकी आय वर्ष 2000 सितंबर क्वार्टर की 812 करोड़ हुआ करती थी, वो हो गई है बढ़ के 911 करोड़। मतलब आय में 12% के आसपास की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। एबिटा की बात करें तो जो एबिटा 224 करोड़ का हुआ करता था वर्ष 2024 के सितंबर क्वार्टर में, अब बढ़ के हो गया है 263 करोड़ का। मतलब इनके एबिटा में लगभग 18% के आसपास की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करोगे, मतलब शुद्ध लाभ, तो इनका जो सितंबर 2024 में 172 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ करता था, वो बढ़ के हो गया 193 करोड़ का। मतलब इनका शुद्ध लाभ में भी 13% के आसपास की ग्रोथ जो है वो देखने के लिए मिल रही है। अगर बात करोगे अर्निंग प्रति शेयर, ईपीएस, तो ईपीएस इस कंपनी का 13 रुपया 46 पैसे हुआ करता था सितंबर 2024 में। अब वो बढ़ के हो गया है 26 रुपये 41 पैसे। तो उसके अंदर भी आपको ग्रोथ जो है ईयर बेसिस पे देखो, क्वार्टर बेसिस पे देखो, देखने के लिए मिल ही रही है। अल्टीमेटली बिजनेस क्यों मैन इंपॉर्टेंट रहता है? क्योंकि जब तक कंपनी, जिस कंपनी में आप पैसा लगाए हो, भाई शेयर क्या है, मैं बोलता हूँ शेयर खरीदो। शेयर क्या है? उस कंपनी का हिस्से को तो शेयर बोलते हो आप। अब वो कंपनी खुद ही प्रॉफिट नहीं कर रही तो आपको कहाँ से प्रॉफिट करके देगी? अगर स्टॉक के प्राइस की बात करोगे तो 4,913 करोड़, 4,913 के आसपास स्टॉक का प्राइस चल रहा है। कंपनी का जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो 48 का है। और आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35 का है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 28 का है। अगर 5
साल का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे या कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखोगे, तो कंपनी की 5 साल की सेल्स ग्रोथ देख लो या प्रॉफिट ग्रोथ देख लो, लगभग 14% के आसपास में बनी हुई है। प्रमोटर 66% के आसपास थे, जहाँ पब्लिक की 12% की होल्डिंग है। वहीं अगर बात करोगे DII की, तो DII ने भी यहाँ पे पोजीशन अपनी बनाई रखी है, FII ने भी अपनी पोजीशन बना के रखी है। हेल्दी प्रमोटर होल्डिंग है, अगर प्रमोटर होल्डिंग 66.64 की है, 64% प्रमोटर होल्डिंग बनाए बैठा है, तो पॉजिटिव ही है। 2017 की अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करोगे साथियों, तो इसमें 16% के आसपास पब्लिक थी, आज घट के 13% रह गई है। मतलब उल्टा पब्लिक से माल खरीद रहे हैं। कौन खरीद रहा है मालूम है? FII खरीद रही है। FII की 6% से 9% के आसपास होल्डिंग बन गई है, DII खरीद रही है। तो जब बड़े बिजनेस जो FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, या DII है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है, वो अगर पब्लिक से माल खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी में कुछ तो दम होगा। इसीलिए क्रिसल आपने देखा होगा, पिछले आप 5 सालों का रिटर्न निकाल कर देख लो कंपनी का। बिजनेस मॉडल पर फोकस करो, धंधे पे फोकस करो, पैसा धंधे पे लगाओ, स्टॉक पे मत लगाओ। स्टॉक ऊपर जा रहा है तो बेच दो, खरीद नहीं करना है यार। धंधा इंपॉर्टेंट होना चाहिए भाई। मैं बोलता हूँ अपने जो भी कुछ करो अपने वित्तीय सलाहकार से बिना पूछे ना करो, नहीं तो बिना वित्तीय सलाहकार से पूछे करो तो नुकसान कर लोगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे, डिस्कशन पे लिंक दिया गया है, उस पर आप जा करके अकाउंट ओपन कर सकते हो। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू। 77% लोग ऐसे हैं जो चैनल को कंटिन्यू देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो 0.5 सेकंड लगती है, सब्सक्राइब कर दिया करो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। सभी को हैप्पी दीपावली।